जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है हिंदी की मल्हार पुस्तक का पाठ नंबर 8। पाठ का नाम है सत्रिय और बिहू नृत्य। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे। इस पाठ के लेखक हैं लेखक यानी कि लेखिका हैं जया मेहता। सबसे पहले हम लेखिका से परिचय करेंगे इस पाठ में। जया मेहता एक नृत्यांगना है। नृत्यांगना मतलब नृत्य कला में निपुण, नृत्य करती है, देश में विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करती है। ये एक लेखिका भी हैं, शिक्षिका भी हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने अपने कौशल से लेखिका के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में आपसे जुड़ने के लिए, आपको भारतीय संस्कृति से परिचय कराने के लिए इन्होंने इस नृत्य कला को एक पाठ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है, एक रचना के रूप में। इनका जन्म 1977 में हुआ। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक, जो यह पाठ है जो आपके सिलेबस में लिया गया है, तो यह एक इनकी पुस्तक है नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार जी ने किया है, शिवेंद्र कुमार सिंह ने किया है। और इसका चित्रांकन मतलब जो इस पाठ में जो चित्र दिए गए हैं उनका सुरबा नतालिया ने किया है। जय मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत है, या ओडिसी नृत्य में निपुण है और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां देती रही हैं। मतलब ये देश में विदेश में जाकर अपने नृत्य कला का प्रदर्शन करती रही हैं। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ के केंद्रीय भाव पर बात करेंगे कि जो ये सत्रिय और बिहू नृत्य जो हमारे पाठ में, हमारे सिलेबस में ये पाठ जो लिया है, ये आपको पता है कि लेखिका जया मेहता का है। और इस पाठ में उन्होंने नृत्य और संगीत के माध्यम से भारतीय संस्कृति के सौंदर्यपूर्ण और रंगारंग पहलुओं को हमारे सामने लाए हैं, जिससे कि एक बच्चे की, एक युवा की या एक मतलब पाठक की रुचि नृत्य में बन सके, भारतीय नृत्य को जान सके। भारतीय नहीं बल्कि विदेशी भी भारतीय नृत्यों के बारे में जान सके। तो इस पाठ में जो मूल रूप से हमें देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से वह भारतीय संस्कृति, नृत्य, संगीत और मान्यताओं को बड़े ही मनोहर तरीके से, आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सत्रिय और बिहू नृत्य, ये जो पाठ है, आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं कि जो भारत जो देश है वो पहले नंबर पे है, प्रथम पे। और क्षेत्रफल की दृष्टि पे भी जो भारत का स्थान आता है पूरे संसार में, वो 7वां नंबर है। ठीक है, तो इतना बड़ा होते हुए भी भारत में संस्कृति, खान पान, रहन सहन सब में विविधता देखने को हमें मिलती है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। जितना भारत अनोखा जो देश है हमारा, वो कोई देश नहीं है, क्योंकि इसमें हमें सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी, यहाँ के लोग भी और रहन सहन भी, खान पीन भी, और सब बड़े ही अच्छे हैं और लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की संस्कृतियों का आदर भी करते हैं। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतने मनमोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। ये देखने के लिए भारत में इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी, इतनी विविधता होने के बाद भी लोग आपस में मिलजुल के साथ रहते हैं। वहाँ की खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन सबका अलग है, और फिर भी लोग एक दूसरे से कितने भाईचारे के साथ वो रहते हैं। और इस नृत्य, संगीत, कला, उन सब चीज़ों को देखने के लिए लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के रूप में भारत में आते हैं। इस पाठ में
एक परिवार एक दूसरे देश से भारत आया है। तो इस पार्ट में भी यही बताया गया है कि एक विदेशी परिवार भारत में आया और भारत में वो नृत्य कला और संस्कृति के बारे भारत की संस्कृति के बारे में जानने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वे कौन है और भारत में कहाँ, मतलब भारत में कहाँ आए हैं, किस जगह आए हैं भारत में, और क्यों आए हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केनिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था, उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। ये कहने का अर्थ है कि वे लंदन में रहती है, कौन, एंजेला, और उसका कोई सगा भाई बहन नहीं है, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद है। उसके दो दोस्त हैं, कौन, क्या नाम है उनका, जेम्स और कीरा। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते हैं कि आप जो वो वे काम खेल खेलती है एंजेला, वो अपने दोस्त कौन से, किससे, जेम्स और कीरा के साथ मिलकर खेलती है, काल्पनिक खेल खेलती है। ठीक है, उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता है जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो, मतलब जो दूर दराज की दुनिया में किसी दूसरे देश के बारे में जानने की इच्छा हो। ठीक है, उनके बारे में, उन चीज़ों के बारे में या उनकी कहानियों के बारे में जानने का उन्हें अच्छा लगता है। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था, किस कहानी से, जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलिजियम की यात्रा पर जाना हो, कि वह दूसरे देश में यात्रा पर जा रही हो और जो विश्व के जो प्रमुख धरोहर हैं, या आप कह सकते हो कि 7 अजूबे हैं जिनका नाम उन्होंने सुना है अपने टीचर के द्वारा या अपने माता पिता के द्वारा या दोस्तों के द्वारा, तो उनके बारे में उनको जानने का बड़ा शौक है या वहाँ पर जाने का। ठीक है, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही यात्रा की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली है, कि वह बिल्कुल भी इसे मालूम पता नहीं था कि जिसके बारे में सोचती है, काल्पनिक खेल खेलती है, तो वह वहाँ पर उस जगह की यात्रा करने वाली है। किस जगह की यात्रा, भारत की यात्रा। यहाँ पर भारत की यात्रा की बात की गई है। ठीक है, एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मतलब छोटी छोटी फिल्में बनाती हैं जो 10 मिनट की, 15 मिनट की या आधा घंटे की मैक्सिमम। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई। वित्तीय मदद मतलब आर्थिक मदद, पैसे की मदद दी गई। किसको, एंजेला की माँ को। एंजेला की माँ कौन थी, एलेसेंड्रा। ठीक है, किस चीज़ के लिए मदद दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री। और भारत में वो कहाँ पर जाने के लिए उसको बोला गया था, असम। और असम का विशेषकर नृत्य परंपरा पर बनाने के लिए बोला गया था कि जो भी वो अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएगी वो नृत्य परंपरा पर बनाएंगी। तो इसलिए उनको वित्तीय सहायता दी गई, पैसे की मदद दी गई। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक महीने का वक्त था। कितना वक्त दिया गया था उनको, सिर्फ 1 महीने का। वो 1 महीने में भारत में रहेंगी और अपने फिल्म को बनाकर तैयार कर वापस लंदन आ जाएंगी। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, कि वो अपने अकेले बच्चे को तो नहीं छोड़ सकती थी, तो उन्होंने एंजेला को भी अपने साथ ले लिया। एंजेला के साथ कौन कौन है, मतलब एंजेला किसके साथ है, अपने माता पिता के साथ। तो उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी कि मुझे तो पता नहीं था इतनी जल्दी एक यात्रा कैसे मम्मी ने बना ली, पहले कभी जिक्र नहीं किया। ठीक है, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी से तैयार हो गए और सब जाने के लिए तैयार हो गए। कहाँ पर, भारत की यात्रा पर। किस जगह, असम। और असम में किस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, फिल्म बनानी थी, असम के नृत्य पर। ठीक है, नृत्य परंपरा पर। आगे देखो, अब यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो लंदन से भारत, और भारत में कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में असम। ठीक है, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। क्योंकि उन्होंने जब वो भारत आए सबसे पहले दिल्ली से फिर उन्होंने
उड़ा और अपनी फ्लाइट पकड़ी, कहाँ के लिए, गुवाहाटी, और गुवाहाटी पहुंच गए वो असम में। ठीक है। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई कि असम क्यों प्रसिद्ध है, और असम के बारे में, भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ एंजेला ने रास्ते में अपनी मम्मी से हासिल की। असम भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। कहाँ पर? भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में। ठीक है, आप मुझे नाम लगाए, भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र है, जिसमें अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। उसमें मम्मी ने बताया कि जो असम है वो वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है, कि नृत्य भी, यहाँ का नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है, और नृत्य के लिए भी है जो असम में जाना जाता है। अलेक्जेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महोत्सव को तलाशना था। जब भी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो नृत्य के बारे में, वो कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कौन लोग बनाते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी हासिल करनी थी। वे जब यहाँ पर आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। कौन सा महीना चल रहा था तब? वो भारत में अप्रैल का महीना। असम में यह नए साल का वक्त होता है, जो बताया गया अप्रैल का महीना, वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार असम जो अप्रैल का महीना नए साल का होता है। ठीक है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्यौहार मनाते हैं। कौन? असम के लोग, जिसे बिहू कहा जाता है। उस त्यौहार को क्या कहते हैं? बिहू। बिहू के नाम से जाना जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। किसको? बिहू। बिहू को, जो त्यौहार जो बनाते हैं असम के लोग, कैसे बनाते हैं। एंजेला इस त्यौहार को रात को ही देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद, सामान्य मतलब रुकने के बाद, वहाँ पर वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। कौन? एंजेला और उसके माता पिता। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। बिहू कौन सा त्यौहार है? कृषि पर आधारित त्यौहार। ठीक है बच्चों, भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। आपको पता है भारत को जाना जाता है कृषि प्रधान देश है, और अधिक रूप से भारतीय जो आबादी है आर्थिक रूप से भी कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, कृषि पर निर्भर है। मतलब असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है असम में ये त्यौहार, बिहू त्यौहार? 3 बार, 3 बार बनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं। पहले कब बनाया जाता है? जब किसान बीज बोते हैं। फिर दूसरी बार जब वो धान रोपते हैं। ठीक है, और तीसरी बार जब वो जब खेतों में अनाज पककर तैयार हो जाता है। तो साल में 3 बार बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है। जो बिहू त्यौहार है आपको पता है कि साल में 3 बार मनाया जाता है। कौन कौन से महीने में मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए बच्चों। सबसे पहले जब एंजेला आई थी वो कौन सा महीना था? अप्रैल। यानी कि पहले सामान्य तौर पर पहले वो अप्रैल महीने में बनाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बार कब बनाया जाता है? जब धान रोपी जाती है, सामान्य तौर पर जनवरी के महीने में। ठीक है, दूसरी बार बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है? जनवरी के महीने में। ठीक है, हिंदी में माघ महीना। ठीक है, और तीसरी बार जब अनाज की कटाई होती है, जब फसल पक जाती है, ठीक है, तब बनाया जाता है कार्तिक महीने में। कार्तिक महीना सामान्य रूप से अक्टूबर का महीना जो अब चल रहा है। ठीक है, अक्टूबर का महीना। तो इन 3 महीनों में यह त्यौहार मनाया जाता है। एंजेला कार से उतरी। वे आसपास उत्सव जैसे माहौल देखकर हतप्रभ रह गए, स्तब्ध रह गए। मतलब हतप्रभ होना मतलब स्तब्ध रह जाना। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया। उसने देखा कि बरगद के बड़े पेड़ के नीचे एक मंच तैयार किया गया है। वहाँ वह जगह लोगों से भरी हुई है। ठीक है, एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। जहाँ पर पहली बार वो एंजेला इस दृश्य को देख रही थी। वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लगा जैसे वे आश्चर्यचकित रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, कि वह किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, टाइम मशीन के द्वारा। ठीक है, आपने सुना होगा टाइम मशीन, या मूवी देखी होगी आपने, टाइम मशीन के बारे में जाना होगा। इस समय में किसी भी
पास्ट में या फ्यूचर में, मतलब वर्तमान में, भविष्य में, कहीं भी जा सकते हो प्रेजेंट में, टाइम मशीन के बाद। यह क्या वह उस वक्त किसी सपने की दुनिया में थी? उसने सोचा वह सपने की दुनिया में है। वह मंत्रमुग्ध होकर वहाँ लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी, कि इसके लिए पहला दृश्य था, ये पहला अनुभव था। और इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी कि जो वो लड़के लड़कियां नृत्य कर रहे थे बसंत ऋतु के आगमन पर, उन्हें बड़े उत्सुकता से उनको देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं, बजाने के यंत्र, ठीक है, ढोलक या इस तरह के यंत्र ले रखे हैं, और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहने रखे है, कपड़े पहन रखे हैं। कौन से कलर के? लाल और बादामी रंग के। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। कौन? लड़के और लड़कियां जो ये नृत्य कर रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं, वे नृत्य में इतने खो गए हैं, वो उसका आनंद ले रहे हैं। और एंजेला उनको देखकर खुश हो रही है, वो भी आनंदित हो रही है। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे नृत्य करे। कैसा नृत्य? जो यहाँ पर वो देख रही थी। ठीक है, आप देख रहे हो कि जो लड़के हैं वो ढोलक बजा रहे हैं, ठीक है, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं तरह तरह के, ठीक है, और लड़कियां नृत्य कर रही हैं। तो उसका, एंजेला का भी मन किया कि वह भी अपने घर पर जाएगी तो इस तरह का नृत्य करेगी बसंत के आगमन पर। ठीक है, आगे देखो बच्चों। बिहू नृत्य और उसके उत्सव में, मतलब उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का भी आनंद लिया, वहाँ के खान पान का भी आनंद लिया, खाना खाया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। तो किसने पूछा? माँ ने। किससे पूछा? एंजेला से। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, कई तरह के प्रश्न चल रहे थे, विचार चल रहे थे, बातें चल रही थी। उसे अच्छा लगा कि उस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? जो जैसे नृत्य होते हैं, संगीत आता है, तो क्या त्योहारों पर होता है? माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। माँ ने क्या बताया कि पूरी दुनिया में यह चीज़ होती है और लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, चाहे त्योहारों के रूप में हो, नृत्य के रूप में हो, संगीत के रूप में हो, अपनी संस्कृतियों को मनाते हैं। अपनी संस्कृतियों में जो भी उनकी संस्कृति है, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज जो भी हैं, उसको वो एंजॉय करते हैं, खुशी से मनाते हैं। खास तौर से भारत में बहुत ऐसा होता है, अधिकतर भारत में ही हमें देखने को ऐसा मिलता है। ठीक है, ये तो असम की बात है। आप उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है, बंगाल में, आप असम में कहीं भी चले जाओ तो इस तरह के त्यौहार लोग आपको बनाते हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब फसल लगाई जाती है और जब उसको काटा जाता है, जब तक उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिहू त्यौहार 3 बताया जाता है, साल में 3 बार मनाया जाता है, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। ठीक है, अपनी फिल्म बनाने के लिए वो और चीज़ों को जुटाने में और लोगों से बात करने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया, उन्होंने बड़े ऑब्जर्व किया बहुत सारी बातों को। माँ के साथ थी वो, तो वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन में यहाँ सब कुछ कितना अलग है, जो मैं जहाँ पर रहती हूँ, मैं लंदन में और भारत में, सब कुछ कितना अलग है। सब उसे अपनी माँ पर गर्व है। किसको? एंजेला को। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ देखती है। नई नई चीज़ों को जानने का उनको मौका मिलता है, नई नई खोज करने का उनको मौका मिलता है। तो कितनी वो लकी है एंजेला, और अपनी माँ पर इस बात पर वो गर्व कर रही हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। कौन? एंजेला और उसकी माता पिता, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है, जहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है, मठ। ठीक है, वे सभी एक शस्त्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और क्षत्रिय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे।
जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना किससे हुई? रीना से, रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। एंजेला की माँ की मुलाकात किससे हुई? असम की जानी मानी लेखिका रीना सेन से। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। ठीक है, एंजेला और उनके मम्मी पापा को। ठीक है, रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा और उन दोनों की ही उम्र लगभग 10 साल, दोनों ही बराबर, मतलब बराबर थी, दोनों की उम्र 10 साल थी। ठीक है, देख रहे हो आप, इस चित्र में देख रहे होगे, यहाँ पर मठ में सब नृत्य, मतलब संगीत हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं लोग वाद्य यंत्रों के साथ। कितनी उम्र थी? 10 साल। दोनों की उम्र कितनी? दोनों की, एंजेला की और रीना सेन की बेटी की 10 साल। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की, दोनों बच्चों ने आपस में अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उसने वैसे खिलौने अपने वहाँ पर नहीं देखे थे लंदन में, जैसे वो यहाँ पर देख रही थी, जो थोड़े अलग तरह के थे, जैसे गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। ये सब वो पहली बार देख रहे थे और अनोखे लगे और अच्छे लगे एंजेला को। कितने अनोखे खिलौने हैं, उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जो उन्होंने बताया कि मेरा जो पसंदीदा, मुझे जो सबसे पसंद है खिलौना वो तीर कमान है, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लगता है। किसको? अनु को। एंजेला उसकी विरोधी बनी। विरोधी बनी मतलब कौन? शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे, उस खुद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। वो इतना एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, एक साथ खेल रहे थे। रामलीला, जैसे रामलीला होती है ना, उसमें एक राम का रोल कर रहा है, एक रावण का रोल, वो उससे बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे, उस पल को एक साथ खेल रहे थे। एंजेला और अनु ने देखा कि अलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया, मतलब फिल्म बनाई, उनको रिकॉर्ड किया। ठीक है, जो वैष्णव मठ में थे, वैष्णव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या क्षत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है? ये कौन सोच रही थी? एंजेला की। मैंने जो पहले देखा था वहां पर तो लड़के लड़कियां दोनों मिलकर नृत्य कर रहे थे व्यू में। यहाँ पर क्या ये जो नृत्य है, शास्त्रीय जो क्षत्रिय नृत्य है, वो सिर्फ लड़के ही करते हैं। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और चंदम युद्ध लड़ सकते। ठीक है, उन्होंने दोनों ने मिलकर ये सोचा। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में वे ऐसे साधु को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई। उस रात माँ महिला क्षत्रिय नृत्यांगाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। जिस दिन ये बात कर रही है, उनके मन में इस तरह के सवाल उतरे कि पहले तो हमने मिलकर देखा था लड़के लड़कियां नृत्य कर रहे थे, अब यहाँ पर सिर्फ साधु ही लड़के ही नृत्य कर रहे हैं। तो पूरा कारण बताया कि क्यों, ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, जो अब जब महिलाएं भी है वो भी नृत्य करती हैं। अब वो रात के समय में इस चीज को भी वो फिल्मांकन मतलब रिकॉर्ड करने वाली थी। आगे देखो, एंजेला बहुत उत्साहित थी। उससे रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी शास्त्रीय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे, कि मुझे इसका अनु को भी साथ आने दे, हम जाकर इस चीज को देखेंगे। ठीक है, आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला शास्त्रीय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। जय विजय की कहानी बताई गई। जो किसके द्वारपाल थे? भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पंगडीनुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। ठीक है, कौन? 2 महिलाएं कर रही हैं। ठीक है, पंगडुमिना टोपी, जो पंगडीनुमा टोपी है उसमें। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने से रोक दिया। जो वो फिल्मांकन किया जा रहा है, बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज को भी, और वो एक नाटक के तौर पर दिखा रहे हैं
नृत्य मतलब कर रहे हैं। कौन? जय विजय का रोल, महिलाएं। और जय विजय कौन थे? भगवान विष्णु के द्वारपाल। तो उन्होंने किनको रोक दिया? ऋषि मुनि को, जो बड़े ऋषि को भगवान विष्णु से मिलने के लिए, ठीक है, उन्हें जाने नहीं दिया भगवान विष्णु से मिलने के लिए, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए, जब जिनको जाने नहीं दिया जय और विजय ने, तो उनसे दोनों नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया कि तुम असुर बन जाओगे, तुमने हमें रोका, तुमने हमें भगवान से नहीं मिलने दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। जब उन्हें पता चला तो वो अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आ गए। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे और बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। तो उन्होंने वो दोबारा जब भी बने, वो दोबारा से भी विष्णु ने उनको ही अपन जय और विजय को ही अपना द्वारपाल बनाया। एंजेला को यह कहानी नाट्य और दिलचस्प लगी, बहुत बड़ी अच्छी लगी। किसको? एंजेला को। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। पर देख के बड़ा अच्छा लगा, और ऐसा नृत्य एंजेला ने पहले कभी नहीं देखा था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति शास्त्रीय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, कि लड़कियों ने बहुत अच्छा नृत्य किया है, ठीक है, या नृत्य कला का प्रदर्शन किया है। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था, जिसे वो देख कर आए थे। कई दिनों तक उनके दिमाग में चलता रहा, उसके बारे में ही सोचते रहे। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवारें चलाते हुए नृत्य भी किए। अलेक्जेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ ले गई। ये वो उनके जो अलेक्जेंड्रा थी, एंजेला की माँ, तो वो बात इन दोनों की गतिविधियों को देखकर समझ गए। तो उनके बच्चे कितने उत्सुक है जानने के लिए। और तो जो जिन कलाकारों ने वो किया था, प्रस्तुत किया था नृत्य कला, तो उन्हें उनसे बात करने के लिए जब जा रही थी तो उन दोनों को भी वो साथ ले गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वे चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती थी। कौन? एंजेला। इतनी उत्सुक थी, वे इतनी खो गई थी, उसे इतना अच्छा लगा कि हर समय ये गतिविधि या नृत्य कला करती रहती थी। वापस लंदन लौट जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग को देखती थी जो उनकी मम्मी ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती। बार बार वो देखती कि किस तरह से वहाँ पर उसने एंजॉय किया, देखा, लोगों से सीखा। रंग बिरंगी क्षत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू, और हमेशा इनके बारे में सोचती रहती। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई। किसकी? एंजेला की। और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया अपने स्कूल में, ठीक है, अपने सहपाठियों की मदद से। उसके सहपाठी और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी, खुश थी कि वे असम के खूबसूरत नृत्य की झलक उन सभी को दिखा पाई। किनको? अपने स्कूल में, अपने सहपाठियों को, अपने शिक्षकों को। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होगी। एंजेला सोच रही कि माँ को भी ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब माँ इस तरह की नई नई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों जैसे बिहू और क्षत्रिय के समान अपना खुद का मनोरंजन था। वो हमेशा ऐसे में खोई रहती थी, और ऐसा जब भी उनको ऐसा मौका मिलता था एंजेला को, वह इन पर प्रस्तुति करती थी। इसकी लेखिका जय मेहता, एक निबंध है, कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और जो इसे हिंदी में रूपांतरित किया गया है, अनुवादक जो है इसके शिवेंद्र कुमार सिंह है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसका केंद्र भाव समझ में आ गया होगा। ये बिहू पर आधारित, भारतीय नृत्य कला पर आधारित एक पाठ है।
ठीक है, अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर और गतिविधि को करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों।